एवरीवन एंड वेलकम टू द आईएफएस टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू के बारे में जो कि पूछे गए थे 2024 में। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से अगर मैं लगभग बात करूं तो आपको 8 से 9 प्रॉब्लम देखने को मिले थे। मैं यकीनन बात कर सकता हूं तो 8 से 9 जो है वो न्यूमेरिकल हमें देखने को मिले थे। अब ये न्यूमेरिकल क्या क्या थे, इनमें कौन कौन सी चीज़ों का फॉर्मूला लगता है, कौन कौन सी चीज़ों को क्या क्या लगता है, इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग हम आज के सेशन में बात करेंगे। तो आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा इस सेशन को लाइक चाहिए। इसके साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो सीरीज के रिगार्डिंग कमेंट्स भी चाहिए कि हाँ इस सीरीज को कंटिन्यू करना है नहीं करना है। कुछ आपके साइड से सजेशन हो, क्यूरी हो, आपके डाउट हो तो सारे आपको क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं। के अलावा आपको सीरीज के रिगार्डिंग जो भी अप्रिशिएशन रहेगा आपको कैसी लगी तो ये भी चीज जो है मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में डालनी है। और ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, तो इसको लाइक चाहिए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को और बात करेंगे कि तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन क्या देखने को मिला था। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखने को मिला था फर्मेंटेशन मीडिया से। फर्मेंटेशन मीडियम द कूल डाउन। क्वेश्चन को इत्मीनान से ध्यान से पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन मीडियम इज अ कूल फ्रॉम 121 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तब 121 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या हुआ, तो कूल डाउन हुआ। इन अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप का जो हीट एक्सचेंजर था वहां पे ये सारी चीजें देखने को। फिर इफ कोल्ड वाटर इज अ फ्लोइंग इन द काउंटर करंट डायरेक्शन हीटेड फ्रॉम किस 10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, देन आपको क्या पूछा गया था, लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस पूछा गया था। तो हम जनरली क्या बोलते हैं, तो एलएमटीडी बोलते हैं। और आपको आंसर जो है वो टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस में बताना था। कहाँ पे, नियरेस्ट इंटीजर में आपको ये सारी चीजें जो है वो बतानी थी। अब सबसे पहले हमें क्या निकालने को बोला है, तो लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालने को बोला था। क्या बोला था, तो लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस बोला। फॉर्मूला क्या होता है, एल एम टी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो डेल्टा वन प्लस टी डिवाइडेड बाय एल ऑन वन, तो डेल्टा वाला डिवाइडेड बाय डेल्टा। फिर एक दफा इस साल अगर ये सवाल आए, आपको याद रखना, तो आपको याद रखना है इस फॉर्मूला को, जो कि यूज करते हैं हम किसके, तो एलएमटीयू को कैलकुलेट करें। चलो अब गिवन डाटा में कौन कौन सी चीजें दी गई थी के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो गिवन डाटा में हमें सबसे पहले क्या दिया गया था, तो डेल्टा टी वन की बात करते हैं। तो डेल्टा टी वन क्या होता है, फर्स्ट वन होगा आपका डेल्टा टी वन, सेकंड वन होगा आपका डेल्टा टी टू। के बाद डेल्टा टी वन क्या होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस एट वन एंड होगा डेल्टा टी वन। तो टेम्परेचर डिफरेंस एट वन एंड टी, तो क्या होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस सेकंड एंड बोल सकते हैं या अनदर एंड भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, तो टी वन टी टू हो जाएगा। फिर उसके अलावा टेम्परेचर इन एच वन बोल सकते हैं, टेम्परेचर इन एच वन मतलब हीट वाली कंडीशन। हम किसकी बात करेंगे, तो टी एच वन की बात करेंगे। टेम्परेचर इन एच वन, टेम्परेचर इन एच वन जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो हॉट फ्लूइड टेम्परेचर, हॉट वन देखने को मिला था 121 डिग्री। साथ साथ हॉट
टेम्परेचर देखने को मिल रहा था। TH1 और TH2 हो गया। फिर उसके बाद T1 और TC2 की बात करते हैं। T1 क्या होगा, तो कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर T1 क्या होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस होगा। के साथ क्या होगा, तो कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड जो है आउटलेट टेम्परेचर। यहाँ पे एक साइड इनलेट होगा, एक साइड आउटलेट होगा। इनलेट होगा का टेम्परेचर तो कोल्ड फ्लूइड का होगा, तो आउटलेट जैसा वो भी कोल्ड का ही आपको देख। तब अगर मैं बात करूँ तो मुझे TH1 है, TH2 है, साथ साथ TC1 पता है, TC2 पता है। अब अगले स्लाइड के ऊपर जाते हैं। अब मुझे TH1 कितना था मेरा, तो था मेरा 121 डिग्री से। TH2 वो क्या था मेरा, तो 70 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे मेरा TC1 क्या था, तो वो था मेरा 10 डिग्री। और टी वो क्या था मेरा 70। और एक वो मेरा कितना 70 डिग्री। तो अगर हम बात करें किसकी, तो अब डिफरेंस की बात करते हैं। तो अगर मुझे डेल्टा T1 निकालना है, डेल्टा T1 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो 121 डिग्री 70 डिग्री से तो क्या आंसर कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ किस 30 डिग्री सेल्सियस और उसके साथ साथ माइनस क्या होगा 1 डिग्री, 1 में क्या आ जाएगा, 20 माइनस आंसर जो है मुझे क्या करना है, डेल्टा T1 जो होगा, डेल्टा T1 वो क्या होगा, तो 1 माइनस होगा होगा क्या होगा, तो TH2 माइनस 1 होगा। कितना था हमारा, तो 1 डिग्री टी था हमारा 7 का बन गया 51 डिग्री से। वहीं पे मैं बात करूँ किसकी, तो टी वो क्या था हमारा, यहाँ पे 30 हमने कितना जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है, तो आपको ये सारे वैल्यूज आपके इक्वेशन में पुट कर। इक्वेशन क्या था, तो डेल्टा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल लॉन, अब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस प्लस लॉन में क्या आ जाएगी वैल्यू डिवाइडेड बाई, इन सारी वैल्यूज को हम क्या लेते हैं, वैल्यू जो इवन में से जाएगा तो आ जाएगा लगभग 31
मैं बात करूँ लॉन की, तो 20 डिवाइडेड बाई किया जाएगा, सर कितना बन जाएगा 2.55। सारे कैलकुलेशंस को हम करते हैं, लॉन 2.5 का कितना डिवाइडेड बाई 0.58 आएगा या 9 आएगा। फिर 31 डिग्री डिवाइड बाई 0.95 को अगर किया जाए तो आंसर आ जाएगा लगभग कितना 0.6, क्या बोलते हैं डिग्री से। सर क्या होना है इस क्वेश्चन का, तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 30 डिग्री से आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, अब आप एक दफ़ा क्वेश्चंस को फिर से ध्यान से पढ़ो। आपको पूछा गया था कि फर्मेंटेशन मीडिया है, कूल करते हैं हम 121 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस को, वो भी डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के थ्रू। इफ अ कोल्ड वाटर जो है वो फ्लोइंग होता है काउंटर करंट डायरेक्शन, हीटेड करता है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस तो 70 डिग्री सेल्सियस को, देन द लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो है आपको कितना देखने को मिला था, तो उसके रिगार्डिंग पूछा था। फिर आपने क्या किया, लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, एलएमटीडी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, इसका यूज करना पड़ता है। फिर कुछ रिगार्डिंग हमने बात की, तो डेल्टा T1 की बात हुई, फिर उसके अलावा डेल्टा T2 की बात हुई। टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था एट वन एंड, उसके साथ साथ टेम्परेचर देखने को मिल रहा था कहाँ, तो सेकंड एंड के ऊपर। फिर हमने किसकी बात की, तो TH1 की बात की, हॉट फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर जो कि क्या था, तो 121 सेल्सियस था। फिर उसके अलावा TH2 जो था वो क्या था हमारा, तो 30 डिग्री सेल्सियस था। ये हो गया T1 और ये हो गया T2, TH1 TH2 हो गया। फिर TC1 मतलब कोल्ड टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, तो 10 डिग्री सेल्सियस था। फिर उसके अलावा जो था वो क्या था हमारा, जो था वो था 70 डिग्री। ये भी बात हो गई। अब मतलब चारों चीजें, चारों पॉइंट जो है हमने इत्मीनान से देखे थे। अब बस हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी। फिर भी हमने एक दफा गिवन डाटा को लिखा। फिर डेल्टा T1 को कैसे कैलकुलेट किया, ये देखो, TH1 और TC2, TH1 लिया, TC लिया, ठीक है, TH2 और TC1 लिया, क्रॉसली मतलब डिवाइडेड कर दिया। आंसर जो है आपका क्या आ गया, तो 51 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री आ गया। फिर मैंने वैल्यू पुट की कहा, इक्वेशन में या फिर फॉर्मूला में, जो कि हमें क्या देखने को मिल रहा था, हमारा डेल्टा T1 डिवाइड माइनस डेल्टा 2 के साथ साथ लॉन डेल्टा T1 डिवाइड बाय लॉन डेल्टा T2। वैल्यू पुट की, फिर आंसर को कैलकुलेट किया और फाइनली जाके मेरा आंसर क्या बना था, तो 33 डिग्री सेल्सियस जो है वो आंसर बना। और यही हमें क्या देखने को, हमारा आंसर भी इसका देखने को आता है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छे से क्लियर में आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलता है, तो Aspergillus niger grown in a 10 lakh stirrer batch bioreactor। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, Aspergillus niger इज ग्रोन इन 10,000 लीटर के किसी स्टिरर बैच बायोरिएक्टर में। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टिरर बैच जो क्या है हमारा, तो का है 4 लीटर अंडर एरेटेड कंडीशन। हाइड्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए हमने Aspergillus niger को ले लिया था। एट अ स्टेडी स्टेट ऑक्सीजन ट्रांसफर कंडीशन द स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट कितना देखने को मिला था हमें, एक रेट जो 1 ग्राम देखिए, एंड द वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट 1 × 10⁻⁴ ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम बायोमास के साथ साथ 60 मिनट पर हाँ रिस्पेक्टिवली। इफ द ऑक्सीजन सोल्युबिलिटी कितनी, हमें 8 द ऑपरेटिंग कंडीशन
ऑन ऑन ऑक्सीजन डायनामिक्स। चलो, मैक्सिमम पॉसिबल सेल कॉन्सेंट्रेशन, ये जी आपको इस पर करना था। हमें कौन कौन सी चीज बताई गई है, तो हमें स्टीरर बैच रिएक्टर का साइज बताया गया है, जो कि क्या था, हमें तो लगभग 10,000 के आसपास देखने को मिला था। इसके साथ साथ स्पेसिफिक ऑक्सीजन रेट का जो कोएफिशिएंट वॉल्यूमेट्रिक है तो देखने को मिला है 1 × 10⁻⁴ ग्राम। के साथ साथ ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन सोलिबिलिटी मुझे कितनी, 8 × 10⁻, तो ग्राम पर मीटर देखने को मिली है। रिगार्डिंग जो बात करें बात करें रिगार्डिंग तो गिवन डाटा के रेट, तो गिवन डाटा में हमें सबसे पहली चीज क्या दी गई है, तो हमें दिया गया है ऑक्सीजन अपटेक रेट, तो हम क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, बोल रहे हैं के अलावा ऑक्सीजन सोलिबिलिटी उसको क्या है 8 × 10⁻⁴ पर मीटर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर जो है वो भी देखने को, वॉल्यूमेट्रिक पर है हमारा, तो लगभग वो है हमारा 60 पर, फिर 1, कोई अगर हम हावर्स में ट्रांसफर करें या सेकंड करें, कितना हो आएगा, और उसके साथ आ जाएगा KLAR। तो क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को क्या बोला जाए, याद रखना। जो ऑक्सीजन अपटेक है उसको बोला जा रहा है कि O2, ऑक्सीजन सोलिबिलिटी है वो क्या है, तो वॉल्यूमेट्रिक को क्या बोला जा रहा है, तो 60 को KLA बोला जा रहा है। कन्वर्टेड टू सेकंड्स की बात करते हैं, मास ट्रांसफर जो है हम वॉल्यूमेट्रिक्स में बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन को सोलिबिलिटी आर्म्स। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कट करनी है वो जो है क्या दिया था, डाटा है डेट इन को ही क्या किया जाएगा करके हम क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद डिटरमाइन द मैक्सिमम ट्रांसफर रेट। हमें स्टेप क्या रहेगा हमारा, डिटरमाइन करना, किसको डिटरमाइन, डिटरमाइन तो ट्रांसफर रेट। अब इसके लिए जरूरी क्या है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट जो गवर्न किया जाता है मैक्सिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू कॉन्सेंट्रेशन के कल्चर में। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो ट्रांसफर रेट होगा ये गवर्न किया जाएगा किसके थ्रू, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा आपके कल्चर में, आपके जो भी कॉन्सेंट्रेशन है। तो बेसिकली अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट जो इनिशियली के लिए आपको क्या लगेगा, तो आपका होगा KL को मल्टीप्लाई करोगे आप किस साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे O2 मैक्स उसके साथ साथ O2 ऑफ O2 मैक्स डिवाइड बाय KLA जो है हमारा वो क्या है,
क्या टू मैक्स का इसको टू मैक्स कितना है के है हमारा 62 मैक्स हमारा है 8 आ जाएगा 8 वो हो जाएगा हमारा 480 पर मिनट। ये हो गया हमारा ट्रांसफर का रेट। हो गया हमारा ट्रांसफर का रेट। थर्ड थिंग जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक बाय बायोमास। ऑक्सीजन अपटेक हमें क्या करना पड़ेगा अब, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक बाय बायोमास इज डिटरमाइंड बाय द ऑक्सीजन रेट, तो हम क्या कहते हैं, तो QO2 कहते हैं, एंड द मैक्सिमम बायोमास कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, तो एक्स मास बोलते हैं। अब मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है QO2 को साथ मल्टीप्लाई करना है एक्स मैक्स के। एक्स मैक्स क्या होता है हमारा, तो मैक्सिमम बायोमास कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो QO2 तो आपको पता है कि स्पेसिफिक ऑक्सीजन रेट को हम क्या बोल रहे थे QO2। अब जो है आपको क्या करना है, एक्स मैक्स निकालना है सब, तो हमें कहीं पे दिया नहीं। मैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट जो कि हमारा क्या था, तो 480 फॉर्मूला हम डिवाइडेड बाय आएगा। यहाँ पे देखो मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट कितना है हमारा, और 80 को मुझे किससे डिवाइडेड करना है, तो 1/10 से डिवाइड। साथ साथ क्या आएगा, तो साथ साथ ये भी चीज वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है हमारा, देखने को मिलता है, तो 1 × -4 × 60 को अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, लगभग हो जाता है 10 आ जाएगी। मैं स्लाइड को ऐड करता हूँ, तो 1 सेकंड। अब ये क्या आ गया मेरा, तो 480 डिवाइडेड बाय था, तो 6 × 10 आ जाएगा। टोटल आंसर आ जाता है लगातार ग्राम पर मीटर क्यूब को ट्रांसफर करना था केजी में, तो अगर डिवाइडेड किया जाए किस 1000 के थ्रू केजी बन जाएगा। और यही जो है हमसे कहाँ पे, तो सवाल में, सवाल का देखो तो क्या पूछा गया था, तो मैक्सिमम पॉसिबल कांस्टेंट पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 80 हो जाएगा। तो एवरीवन क्लियर, ये क्वेश्चन आया 80 जो है 80 हमें देख मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले अगर क्वेश्चंस को नहीं समझ में आए तो फिर से एक दफा ध्यान से देखें। हमें क्या दिया था, तो स्टीरर बैच रिएक्टर दिया था जिसमें क्या हो रहा है, तो एस्परजिलस नाइगर जो है वो ग्रो हो रहा है, और जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। साथ साथ वहां पे की गई थी, तो स्पेसिफिक ऑक्सीजन अपटेक रेट दिया गया था जो कि क्या था, वो तो 1 × 10⁻⁴ ग्राम देखने को मिला था, जिसको O2 कहते थे। के अलावा ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी की बात हुई थी, ऑक्सीजन की कितनी हमें देखने को मिलती है, तो 8 × 10⁻² देखने को मिल रही थी। इसके साथ साथ वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया गया था,
जो कि क्या था हमारा 60 था, तो उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया 60 में। के साथ साथ उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, तो KLa बोलते हैं। नेक्स्ट चीज में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन सोलिबिलिटी को। तो ग्राम्स में क्या हमें दी गई थी, 8 इंटू 10⁻³ ग्राम, सॉरी किलोग्राम, तो हमने कन्वर्ट कर दिया 8 ग्राम में। के साथ साथ सेकंड चीज हमने क्या की, तो डिटरमाइन किया क्या, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट। तो जो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो KLa को CO2 मैक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 जो था हमारा KLa था, 8 जो था हमारा क्या था, तो CO2 मैक्स था। तो अगर उनको कैलकुलेट किया जाए तो मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट कितना बन रहा था, तो 480 ग्राम्स पर मिनट बन रहा था। के अलावा मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक बाय बायोमास हमें निकालना था, और उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए था, फॉर्मूला लगता है Q02 इंटू मैक्स, एक्स मैक्स बोल सकते हैं। और एक्स मैक्स को ही क्या बोला जाता है, तो मैक्सिमम बायोमास कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। फिर क्या था, हमें बस फॉर्मूला में सारी चीजें डालनी थी। तो जैसे ही डालते हैं हम तो मिल जाता है, तो हमारा आंसर क्या बनता है फॉर्मूला, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट डिवाइडेड बाय Q02। O2 क्या है हमारा, स्पेसिफिक ऑक्सीजन रेट है, फिर 480 डिवाइड बाय 1/4 के साथ साथ क्या होता है, तो 60 भी वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻⁴ इंटू 60 डिवाइडेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और आगे हम कैलकुलेट करें 480 डिवाइड बाय 6 टू 10⁻, आंसर क्या बन जाता है, तो 1000 ग्राम बन जाता है। अगर इसी 80,000 को मैं कैलकुलेट करूँ किसमें, केजी में, आंसर कितना बन जाएगा मेरा, तो आंसर बन जाएगा 80 kg। जो कि हमें क्या देखने को मिला है, इसका करेक्ट। के बाद हम बात करते हैं किसकी, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो इथेनॉल इज अ प्रोड्यूस बाय 10,000 लीटर के स्टीरर बायोरिएक्टर में यूजिंग एन इम्पेलर। का डायमीटर कितना दिया था, तो 1 मीटर का डायमीटर है। उसके साथ साथ डेंसिटी एंड विस्कोसिटी की बात करें फर्मेंटेशन क्लॉथ की, तो लगभग कितना देखने को मिल रही थी, तो 1000 kg पर मीटर देखने को। के साथ साथ डाटा रिलेटिंग द पावर नंबर है, इम्पेलर के रेनॉल्ड नंबर के साथ जो डाटा गिवन है, तो रेनॉल्ड्स नंबर दिया है आपको 1,552 एंड ग्रेटर देन क्या, तो 10,000, 10⁻5 के साथ साथ पावर नंबर आपको मेंशन है 1 to 5 के बिटवीन 70 है, 5 से 5,000 के बिटवीन है तो 10 है। ग्रेटर अगर देन 10 10⁻5 होगा तो हमें क्या लेना है, पावर नंबर 5 लेना है। यूजिंग द अबव डाटा द पावर रिक्वायर्ड फॉर द स्टीरर टू ऑपरेटर एट अ 300 RPM, तो वाट में हमें जरूरी ये बताना है। क्वेश्चन में हमें ये सारी चीज चाहिए है। हम सबसे पहले गिवन डाटा को देखेंगे, डाटा के बाद कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है उन चीज़ों को देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या दिया है हमें, तो 10,000 लीटर का स्टील टैंक बायोरिएक्टर के साथ साथ उसकी अगर बात करूँ तो लगभग 1,000 की। फिर 1 मीटर का क्या है, तो डायमीटर है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है पावर रिक्वायर्ड की ज़रूरत है। पावर रिक्वायर्ड, पावर जो रिक्वायर्ड होगी मीटर के लिए कैलकुलेट किया जाएगा फॉर्मूला के थ्रू, इक्वल टू साथ साथ पावर 3, पावर क्या 5 वाला जो है फॉर्मूला देखने को, पावर रिक्वायर्ड को कैलकुलेट करना तो होगा, वो ऑब्वियसली क्या होगा, पावर होगा। फिर उसके साथ साथ एन जो है वो एनपी क्या होगा, क्या देखने को मिलता है, पावर नंबर क्या देखने डायमेंशन एस होगा, पावर नंबर अलावा और कौन वाली वैल्यू, तो हमें क्या देखने का है,
डेंसिटी ऑफ द फर्मेंटेशन बहुत बोल सकता है, और कितनी 4 kg के अलावा यन जो होगा वो क्या होगा, तो जो होगा वो साथ साथ जो है क्या होगा, सर का डायमीटर। फॉर्मूला तो सभी को क्लियर है, उसके साथ साथ फॉर्मूला की जितनी वैल्यू है वो भी कौन कौन वैल्यू क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, ये भी चीज़ हमें अच्छे से क्लियर हो गई। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। तो गिवन स्पीड जो है अगर मुझे कैलकुलेट करना है मेरी स्पीड की दी, यहाँ पे देखो कहीं पे तो 300 RPM की, यहाँ पे 300 RPM, 300 RPM है, आ जाएगा तो RP पर सेकंड क्या हो जाएगा, में देन हो जाएगा। के साथ साथ पावर जो या हमारे जो है वो कितना दिया मुझे, तो वो दिया 4, साथ साथ क्या बोलते क्या है हमारा 1 पास्कल। साथ साथ अगर उसको कैलकुलेट कर, साथ साथ अगर मुझे रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट करना, बाद में किस नंबर को कैलकुलेट का क्या है हमारे पास, बस फॉर्मूला होता है ओ या का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, वो कितना है मेरा 4 है, साथ साथ ये कितना है मेरा, कितना है मेरा 0.021, को मैं करता हूँ आएगा बैक का। बात करूँ ये मुझे नंबर कितना देखने को है, तो 10 5 से ज़्यादा देखने को, रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो है देख 10⁵ ग्रेटर देन देखने का, और ये मेंशन अगर ग्रेटर देन 10⁵ होगा तो पावर नंबर हमें क्या लेना है, 5 लेना है। चलो पावर को कैलकुलेट करते हैं, पावर को कैलकुलेट आ रही ऐड करते हैं इन फार्मूलाज में, 25 के अलावा 1000 के अलावा पावर नंबर का क्या होगा, तो ग्रेटर होगा, साथ साथ 5 देख। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पावर नंबर को कैलकुलेट साथ साथ वो है बता दीजिए 5 एन वो है, वो जो है मेरा वो है, वो है मेरा 5 है। मैं सारे कैलकुलेशंस करता हूँ तो 5 का क्यूब ये हो जाए, टोटल अगर कैलकुलेट हो तो 1 को कैलकुलेट करेंगे 6 हो जाएंगे, साथ साथ 0
के लिए अगर मैं बात करूँ सारी चीज ये क्या आ गए मेरे पैट में क्या है मेरे करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो सी डब्ल्यू जो है वो फिर है। अगर कुछ भी डाउट रहता है क्वेश्चन आप जो है अलावा रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट ये भी आपको क्या रखना है। प्रॉब्लम को एक बार ओवरव्यू करते हैं। तो इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय 10,000 लीटर के स्टीरर टैंक फर्मेंटर के थ्रू यूजिंग एन इम्पेलर ऑफ डायमीटर क्या था तो डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ फर्मेंटेशन ब्रॉथ डेंसिटी की 1000 थी, विस्कोसिटी जो है 1 क्या थी 1 सीपी। Effectively, the data relating the power number and the impeller's Reynolds number वन बिलो रेनॉल्ड्स नंबर और पावर नंबर के बिटवीन का जो उन्होंने कोरिलेशन था वो भी हमें बताया था। फिर फाइनली हमें क्या करना था, तो वैट में एनर्जी चाहिए थी वो बताना था। फिर बस क्या किया, पावर रिक्वायर्ड टू स्टीरर को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला होता है उसको लिखा, फॉर्मूला के सारी चीज़ों को रखा। फिर क्या किया हमने, कोई भी चीज़ें कांस्टेंट एनपी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या था, तो रिवोल्यूशन पर मिनट 100 देखने को मिल रहा था। बस मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें में, बन क्या गया मेरा वो 5 RPS बन गया, 5 RP मतलब स्ट्रेंथ के ऊपर देखने को। फिर मेरी डेंसिटी जो है मुझे देखने को मिल रही थी 1000 kg की। फिर विस्कोसिटी जो है 1 CP देखने को मिल रही थी। फिर उन्होंने उसको कैलकुलेट किया किसमें, तो पास्कल में। पास्कल में आते ही वो क्या बन गई, तो 1 × 10⁻³ पास्कल बन गई। फिर मैंने उसको क्या किया, तो कन्वर्ट किया किसमें, तो केजी में। अब मैंने केजी में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू आ गई। फिर मुझे रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना था। अब रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है रो इंटू ND² डिवाइड बाई विस्कोसिटी, तो उसको मैंने कैलकुलेट किया, वो आ गया मेरा 5 लाख। ये जो नंबर है मुझे 5 से ग्रेटर देखने को मिल रहा था। बस मैंने क्या किया, अगर ग्रेटर देन 5 है, एन की वैल्यू या पावर नंबर की वैल्यू जो है क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। 5 को वैल्यू को पिट किया, फिर फॉर्मूला एज इट इज लगाया। जैसे ही फॉर्मूला लगाया सारी क्वेश्चंस की वैल्यू डाल दी, बस फाइनली आंसर हो गया। सिंपल प्रॉब्लम था, ज़्यादा कुछ मतलब अलग से नहीं। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्री एटीपी फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस 25 डिग्री सेल्सियस is a minus 32 kilojoule per mole. The free energy change so for the hydrolysis of alpha glycerophosphate to glycerol minus 8.2 kilojoule per mole at a 25 degree Celsius. Using the above information, energy change for the formation of glycerophosphate glycerol ATP जो है आपको किस में बतानी है, किलोजूल पर मोल में बताते डाटा को, फॉर्मूला को और बाकी चीज। गिवन डाटा की अगर मैं बात करूं, डाटा में क्या क्या बोला, एटीपी की हाइड्रोलिसिस एटीपी को कन्वर्ट किया में हमें क्या देखने, अपने देख के बाद फ्री एनर्जी चेंज जो है वो हमें देख रहा था ग्लिसरॉल और रॉल से जब अल्फा ग्लिसरॉल प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट वो क्या बन रहा है, तो अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट क्या करना, तो रिएक्शन
गाइज करने के थ्रू क्या करना है, रोल क्या लेते हैं, क्या बन रहा साथ साथ और किसमें और अल्फा ग्लिसर। अगर मुझे डेल्टा कैलकुलेट इक्वल टू फाइनल सवाल जो है बात के साथ साथ, अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना तो आपको आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे जो है बच्चों देखने को मॉक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट जो है आपको फ्री देखने को मिल रहे हैं। अब 3 जो क्वेश्चंस बचे हैं पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ शॉर्ट में, जहाँ पे हैंडआउट आपको देखने को गेट के चैनल के ऊपर। अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं सॉल्व होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना है कि सर बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं आपको क्या करना है वो सॉल्व करके बताना है। मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक तो हो गया था। अब ये है इकोला इज इनोकुलेटेड एक फ्लास्क कंटेनिंग न्यूट्रिएंट रिच मीडिया के साथ साथ इनिशियल नंबर ऑफ वियाबल सेल इन द मीडियम जो है वो 10⁻² देखने को मिला था। आफ्टर क्या है फ्यू हावर द नंबर ऑफ वियाबल सेल जो है था तो 10⁻² था। एज्यूमिंग सेल डिवाइडेड बाय बाइनरी फ्यूजन, नंबर ऑफ जनरेशन आपको क्या करने थे, कैलकुलेट करने थे कि हमें नियरेस्ट इंटीजर में देखने को मिला है। और एक ये माइक्रोबायोलॉजी का सवाल है और इसके रिगार्डिंग जो हमारी गेट की मैपिंग सीरीज हो रही है वहाँ पे मैंने इसके रिगार्डिंग 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चंस का जो है आपके होमवर्क के लिए है। के अलावा आपके लिए फर्मेंटेड विथ फील विथ मीडियम 1 लीटर पर मिनट के साथ साथ आपको क्या कैलकुलेट करना था यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ bottom of the fermenter when the medium in the fermenter reaches 200 liter, the rate of medium leakage is per liter per minute, where t जो है आपको क्या देखने को मिलता है is the time at which begins हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द मीडियम द आफ्टर ऑफ अ लीकेज कैलकुलेट करना क्या, वॉल्यूम ऑफ अ मीडियम फर्मेंट मिनट के लिए आपके लिए होमवर्क है। उसके अलावा दो प्रॉब्लम जो है आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। फीड बैच प्रोसेस एट क्वासी स्टेडी स्टेट बायोमास कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलता है एट कल्चर वॉल्यूम इज 500, कांस्टेंट स्टेराइल इनलेट फीड जो कि 50 पर हावर ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलेगा। द कल्चर काइनेटिक्स सारी चीज़ें जो है वो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है और आपको क्या करना है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, कंसीडर द स्केल ऑफ फंगल फर्मेंटर, इसमें आपको क्या निकालना था, तो इम्पेलर का स्पीड द प्रोटोटाइप रिएक्टर रिगार्डिंग हम आज ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो, तो आपको बेसिकली 3 सवाल सॉल्व करने हैं। अगर आपसे सवाल सॉल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं सॉल्व होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि नहीं सर आप ही सॉल्व कर दो। फिर हम अगली जो सीरीज का सेशन होगा उस वाले सेशन में इन सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। चलो, उसके साथ साथ आपको गेट लाइफ साइंस और गेट बायोटेक्नोलॉजी की मॉक टेस्ट जो है एंड यूनिट टेस्ट है वो फ्री मिल रही है। कहाँ पे, तो हमारे आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर।
जाइए और जल्दी से रजिस्टर कीजिए और इन सारी चीज़ों का बेनिफिट लीजिए। के साथ साथ हम सेशन को यही पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं अनदर सीरीज ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के, जिसमें हम होमवर्क के क्वेश्चंस को अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो फिर ठीक है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा कि सॉल्व करना है या नहीं है। फिर मिलते हैं 2023 के पीवाईक्यू के साथ अगली वाली सीरीज। तब तक के लिए अलविदा, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आने वाली एग्जाम्स के लिए। हेलो, बाय बाय, टेक केयर।